बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कल शुरू करवाया था और चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले बात की थी टैक्स क्या होता है इसकी। और टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन होती है जो आवाम करती है गवर्नमेंट के साथ ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। और हमने कहा था टैक्स को लागू करने का असल मकसद तो होता है रेवेन्यू। हाँ, इसके अलावा बाज़ों का टैक्स को लागू करने का मकसद अपनी बात को मनवाना भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी भी हो सकता है। और बाज़ों का टैक्स को लागू करने का मकसद ये भी होता है कि अमीर बंदे से पैसा वसूल किया जाए और गरीब पर खर्च किया जाए। अच्छा जनाब, ये वाली बात आपके साथ हो गई थी। फिर उसके बाद हमने कहा था अगर हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, यानी अगर हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, जिसका मतलब ये है कि हम टैक्स को लागू करने के जो मकासद है उसमें से पैसे को निकाल दें, रेवेन्यू को निकाल दें, उसके अलावा कौन से मकासद हो सकते हैं उसकी बात करें, तो उसने कहा सबसे पहले तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है असल मकसद। सोशल यानी मुआशरती तौर पे डेवलपमेंट हो, ये तब होती है जब अमीर से पैसा गरीब की तरफ फ्लो करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब इकॉनमी बेहतर हो, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जब इंपोर्ट्स बढ़ें, इंपोर्ट्स कम हो, सॉरी यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, तो ये वाली बात है। फिर उसके बाद हमने कहा था टैक्स लागू होता है टू स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेस। वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स को लागू किया जाता है। फिर कमजोर एंटरप्राइज को, वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए, वीक एंटरप्राइज को स्ट्रेंथन करने के लिए टैक्स को माफ कर देते हैं। सॉरी मैंने कह दिया टैक्स लागू कर देते हैं, नहीं, टैक्स माफ कर देते हैं या टैक्स कम कर देते हैं या इंसेंटिव दे देते हैं। अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना हमारा दूसरा मकसद होता है। दूसरा मकसद क्या होता है? टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री। लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको फॉरेन कंपटीशन के अगेंस्ट, और कल मैंने, मुझे याद है, मार्कर की एग्जांपल दी थी कि ये मार्कर इतने का इंपोर्ट हो रहा है और इतने का पाकिस्तान में बन रहा है, तो भाई अगर सस्ता इंपोर्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इंपोर्ट पे टैक्स लगाएंगे ताकि अपनी लोकल इंडस्ट्री को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। और बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन में मैंने वो अमेरिका से टी शर्ट वाली एग्जाम्पल दी थी, याद है सर? मकसद ये था कि आप ट्रेड नेगोशिएशन हो रही है तो आप उस ट्रेड नेगोशिएशन में बार्गेनिंग टूल के तौर पे इसको इस्तेमाल, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। तो भाई ये चार बातें थी, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या डिप्रेशन। और मैंने कहा था कि जनाब अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो उतना उसमें टैक्स कम कर दिया जाए ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कवर किया जाए, काउंटर किया जाए, ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद अमीर से टैक्स वसूल करना, गरीब पर खर्च करना। फिर आपको कहा था भाई गवर्नमेंट जिस चीज़ को इनकरेज करना चाहती है वहाँ पर टैक्स कम कर देती है, टैक्स माफ़ कर देती है, जैसे फाइनेंस, साइंस एंड इन्वेंशन के केस में, फाइनेंस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के केस में, मेंटेन या इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्स के केस में, टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट, टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज, फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट्स। ये सारी बातें आपके साथ हुई थी। सिगरेट तंबाकू की बात हुई थी। और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में ये बात हुई कि जो ट्रांजैक्शन करनी है बैंकिंग चैनल के जरिए करनी है और
कैश में नहीं करनी। टू इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग टैक्स क्रेडिट। सर जी नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में ये सारी चीज़ें थी। और इसके बाद बात हुई थी टैक्स एज द मीन ऑफ डेवलपमेंट। हमने कहा था गवर्नमेंट जो है वो बिजनेसमैन को जो गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देती है कुछ एरियाज फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन, और बिजनेसमैन को इंसेंटिव दे देती है कि अगर वो उन फ्री जोन या इकोनॉमिक जोन में बिजनेस एस्टेब्लिश करेंगे तो उनको टैक्स का फायदा होगा। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है? सर जी वो वाला इलाके में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती है और अपॉर्चुनिटी आती है। सर डेवलपमेंट इस तरह भी होती है कि अमीर बंदा जो जितना अमीर है उससे उतना ज़्यादा टैक्स लें और जो गरीब है उससे टैक्स कम लें या ना लें। सर जी डेवलपमेंट ऐसे भी आती है कि आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें, आप लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को डिस्करेज करें, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो रही पाकिस्तान में चीज़ उसकी इंपोर्ट को डिस्करेज करें। हाँ टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा उस बंदे को जो डोनेशन देगा, और टैक्स एग्जाम्पशन दी जाएगी उस बंदे को जो ऐसा एक्टिविटी करेगा जिससे अवाम का फायदा हो रहा होगा। ठीक हो गया। और एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट में टैक्स जो है वो नहीं लगता। सर पॉइंट समझ आ गया? ये सारी बातें थी इसके वाले से। फिर बात की थी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन की। हमने कहा था 2C and 2E। फर्स्ट C is for certainty, tax should be certain and clear. Second C is for convenience, time and manner convenient होना चाहिए। फर्स्ट E is for equality, सब लोगों पर एक जैसा। सेकंड इज फॉर इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स की कलेक्शन इतनी ज़्यादा ना हो कि टैक्स क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए। और प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स की बात भी हुई थी जिस पर हमने कहा था बेनिफिट प्रिंसिपल क्या कहता है, जो जितना फायदा उठाए वो उतना ज़्यादा टैक्स दे। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ज़्यादा टैक्स दे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, फिक्स रेट पे सब लोगों को टैक्स देना चाहिए। सब समझ आ रहा है? यहां पर मैं एक बार आपको रीड करने के लिए 3 मिनट दे रहा हूं, एक बार यहां तक पढ़ लीजिए फिर आगे चलता हूं। अगर ये बात हो गई, अब मुझे आगे चलना है और अब मुझे काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात करनी है। अच्छा, काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में वो पहली बात कर रहे हैं कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल आपने पढ़ा, उसके एन मुताबिक है। एक मिनट यार पॉज कीजिएगा, यदि ये बोर्ड पे आ जाओ 3 दिन में उसको वो ठीक कर देंगे, हम टाइम बचा लेते हैं। सर जी टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, इसमें सबसे पहले वो एक बात करता है और वो कहता है एक टैक्स होता है जिसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, इसी को ही फ्लैट टैक्स भी कहा जाता है। आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है ना, वो भी ये कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भी ये बात कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भी ये बात कहता है। क्या बात कहता है कि भाईजान वो ये बात कहता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल भी यही बात कहता है कि क्या होना चाहिए, फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, जरा बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे की इनकम है 10 लाख और एक बंदे की इनकम है 1 लाख और एक बंदे की इनकम है 10 लाख, टैक्स दोनों पे 5% लगेगा। तो 1 लाख का 5% हो जाएगा 5,000 और 10 लाख का 5% हो जाएगा 50,000। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आसान अल्फाज में कहूं तो ये कहूंगा कि सर इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा,
अलबत्ता टैक्स रेट क्या हो गया, फिक्स रहा। दूसरी जो टाइप है वो है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहता है कि इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स विथ इंक्रीज इन इनकम। यानी एक बंदे की इनकम 1 लाख है, उस पर 5% टैक्स लग रहा है, और अगर एक बंदे की इनकम 10 लाख हो जाएगी तो उस पर 15% टैक्स लगना चाहिए। इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी, टैक्स भी बढ़ा और टैक्स रेट भी बढ़ा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये असल पॉइंट है। इनकम बढ़ी, टैक्स भी बढ़ा और टैक्स रेट भी बढ़ा। सर इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स। एक होता है फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। तीसरे नंबर पे जो टैक्स है उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेसिव टैक्स। डिक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्स with increase in income। यानी इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट उल्टा कम हो रहा है। और एक काम करते हैं, इसको ना, हाँ इसको कर देते हैं 5,000 रुपये इधर भी है और 5,000 रुपये इधर भी है। असल में होता यह है कि टैक्स अमाउंट फिक्स होती है। अब 1 लाख रुपए के लिए 5,000 कितने परसेंट बना, 5%। और 10 लाख के लिए 5,000 कितने परसेंट बना, 0.5%। यानी इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा क्या हो गया, कम हो गया। इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा और टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। सर ये एग्जाम्पल ही तो है। हाँ, रियल लाइफ या टैक्स में अप्लाई किस तरह होता है। सर जी आपकी स्लाइड में मैंने दी हुई है, वो बात मैंने अगली लेयर में करनी थी। अच्छा अब जरा देखिएगा, अगर ये सारी बात आपको समझ आ गई तो इसके बाद अगला पहलू बड़ा कीमती है, और वो पहलू है कि भाई इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसकी एग्जाम्पल है टैक्स ऑन कंपनीज। और प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल क्या है, एक तरफ है टैक्स ऑन कंपनीज और प्रोग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल क्या है, टैक्स ऑन इंडिविजुअल स्लैश। और तीसरे नंबर पे रिग्रेसिव टैक्स की एग्जाम्पल क्या है, सेल्स टैक्स। एक कंपनी की इनकम 1 लाख हो या 10 लाख हो, रेट फिक्स होता है। वैसे रेट कंपनीज पर 29% होता है। हाँ आपने अभी चैप्टर 4 में पढ़ना है
इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है इंडिविजुअल और एओपी के केस में। तीसरे नंबर पे आ गया सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? रिग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स जिसका रेट कम हो विद इंक्रीज इन इनकम। असल में ना रेट कम का चक्कर नहीं है, सच्ची बात यह कि टैक्स फिक्स है। अब मेरे एक एग्जांपल लेना, एक बंदा जिसकी इनकम रोज की 10 लाख है, जब वो नेस्ले का जूस खरीदता है तो वो जूस होता है लेट से 80 का और उस पर टैक्स होता है 20 का। एक बंदा जिसकी इनकम 1 लाख है, वो भी नेस्ले के जूस खरीदने पर 20 रुपए का सेल्स टैक्स दे रहा है। और एक बंदा जिसकी इनकम 1000 लाख है, वो भी जब जूस खरीदता है तो टैक्स 20 रुपये। यानी आप देखो इनकम बढ़ रही है, टैक्स फिक्स है। अब जाहिर बात है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए ये ज्यादा परसेंट होगा और जिसकी इनकम ज्यादा उसके लिए वो कम परसेंट। रिग्रेसिव टैक्स बहुत ज्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। ये वो टैक्स होता है जो गरीब बंदे के लिए मुश्किल और सख्त होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में टैक्स को इकट्ठा करने के लिए आम तौर पे रिग्रेसिव टैक्स लागू किए जाते हैं ताकि हर बंदे से टैक्स वसूल करें। सर समझ आ रहा है? आप सोचें ना कि एक बंदा जो कि मोटरवे पर जा रहा है उसके पास मेरान है, उसको भी उतने पैसे देने पड़ते हैं। और एक बंदा जो मोटरवे पर जा रहा है उसके पास BMW है, यानी एक BMW अगर मिसाल के तौर पे 10 करोड़ रुपए का लेटेस्ट मॉडल है तो उतने में कितनी मेरान आ जाएंगी? 100 मेरान आ जाएंगी। टूल टैक्स दोनों के लिए सेम है। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि दोनों की इनकम में बहुत फर्क है लेकिन दोनों के लिए टैक्स सेम है। अब मेरान वाले को 1500 चुभता है और जिसके अब BMW है उसने कभी सोचा भी नहीं। ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, रिग्रेसिव टैक्स होता है। सर मैंने ये सारी बात आपको बता दी, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे चलूंगा। 12:45 पे होती है ना क्लास। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आज भी मतलब सारी समझा दी। ये सारा कुछ यहाँ पर भी ऐसे डिस्प्ले हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास आ जाएगा। सर जी फ्लैट या प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है? सेम परसेंटेज फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, चाहे वो लो एज हो, मिडिल एज हो या हाई इनकम टैक्स पेयर्स हो। उसके बाद प्रोग्रेसिव टैक्स है, हाई टैक्स रेट टू हाई इनकम अर्नर एंड नो टैक्स रेट टू लो इनकम अर्नर्स। In other words, the more one earns, the more tax he would have to pay. A rich man should pay more than a poor man. Regressive tax. A tax that charges high tax rate to low income person and low tax rate with high income. A regressive tax is generally a tax that is applied uniformly. ये सबसे ज़्यादा बच्चे पूछते हैं सर इसका क्या मतलब होता है? रिग्रेसिव टैक्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है, सब लोगों पर एक जितना, अमाउंट सेम होती है। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज
टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। टैक्स एक एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। एनफोर्स्ड का क्या मतलब होता है? जो लागू किया गया होता है। सर आप मस्जिद गए, आप नमाज पढ़ रहे थे, सामने से आप एक बंदा आ गया बास्केट लेके, उसने आपकी तरफ देखा कि चंदा डालो, आपने फौरन 2 रकात नमाज शुरू कर दी। आपसे वो बंदा जबरदस्ती तो नहीं ले सकता लेकिन इसके बरक्स आप चले गए आपको टैक्स का नोटिस आ गया कि आप टैक्स जमा कराएं। अब आप सारी रात भी नमाज पढ़ते रहेंगे तो अगले दिन उन्होंने टैक्स आपसे ले ही लेना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये एनफोर्स्ड है, ये वॉलेंट्री इन नेचर नहीं। टैक्स इज जनरली पेएबल इन कैश। पेमेंट बाय चेक, promissory note or in kind is not accepted. Tax is proportionate in character. Payment of tax should be based on the ability to pay principal. Tax is levied on income, transaction or property. There are taxes that are imposed or levied on acts, rights or privileges. सर अगर आप टैक्स वालों को चेक दे दें 2 माह बाद का तो वो क्या कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप टैक्स वालों को कहेंगे मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, इन रिटर्न लिख देता हूं कि मैं तुम्हें 1 माह बाद टैक्स दे दूंगा, तो वो कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आप टैक्स वालों को कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, वो कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। सर टैक्स बाय चेक नहीं होगा, प्रॉपर्टी नोट के जरिए नहीं होगा, इन काइंड एक्सेप्ट नहीं होगा। टैक्स जिसकी जितनी इनकम है उस हिसाब से लगना चाहिए, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे। टैक्स इनकम पर लगता है, इनकम टैक्स इनकम पे लगता है, ट्रांजैक्शन पे लगता है, सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे लगता है, या प्रॉपर्टी पे लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी पर लगेगा, और ये वाला टैक्स एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी लगता है। कॉपीराइट्स पर टैक्स लगता है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर टैक्स लगता है, इंपोर्ट पर टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी लगती है ना, अब ये इंपोर्ट पर लग रहा है, राइट पर लग रहा है, कोटा पर टैक्स लगता है, इंपोर्ट कोटास पर टैक्स लगता है, वो प्रिविलेज पर टैक्स लगता है। सर टैक्स लागू कौन करेगा आपके ऊपर? सर गवर्नमेंट लागू करेगी, सरकार लागू करेगी, स्टेट लागू करेगी। कौन सी स्टेट? सर ये ऐसे ही है कि जैसे आप कहें कि यार मेरी चोरी हो गई है, मैं क्या करूं? थाने जाके रिपोर्ट कराओ। तो इसका जवाब है कौन से थाने जाऊं भाई? तो आप कहेंगे भाई जहां पर वारदात हुई है मुतलका थाने जाएंगे, ये नहीं है कहीं भी मुंह उठा के चल जाए। इसी तरह ही आप पर टैक्स लागू करेगा कौन? स्टेट। लेकिन कौन? वो वाली, वो कहते हैं वो टैक्स ऑफिस जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आप आते हैं, जिसकी हदूद में आप आते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं टैक्स लागू करेगी वो स्टेट जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में वो पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी आती है, तो वो आप पर टैक्स लागू करेगा। और वही बंदा आप पर टैक्स लागू कर सकता है। टैक्स लागू किया जाएगा लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट एंड टैक्सेशन लॉज टैक्सेशन लॉज को अप्रूव कौन करता है? सर पार्लियामेंट करती है। टैक्सेशन लॉज को मंजूर और अप्रूव कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। सर जी एक बात आपसे करना चाह रहा हूं, इसको रहने दूं, मिटा देता हूं। सर वो आपके पास मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। सर ये जरा देखना, जून के फर्स्ट वीक में
बजट पेश होता है, बिल पेश होता है, कहना चाहिए बिल पेश होता है, इसको कहते हैं फाइनेंस बिल। अभी जून आने वाली मई आ गई ना, जून के फर्स्ट वीक में फाइनेंस बिल पेश होगा 2026 का। ये वाला फाइनेंस बिल अगर अप्रूव हो गया कहां से, पार्लियामेंट से, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। तो भाई इस फाइनेंस एक्ट के जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में अमेंडमेंट हो जाती है, अमेंडमेंट की जा सकती है। सर समझ आ रहा है, अमेंडमेंट की जा सकती है। सर जी मैं वापस आ गया हूं। और टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। टैक्स लागू किया जाएगा पब्लिक पर्पस के लिए और सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। टैक्स लागू किया जाएगा, लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट। टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स। सर ये जो टैक्स का पैसा है ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए। 4 मेजर जगहों पे टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर समझ आ रहा है, ये जो पुल बन रहे हैं, ये जो डैम बन रहा है, ये जो आपका अंडरपास, फ्लाईओवर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे हैं सर। सरकारी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशन के खर्चे हैं सर। हेल्थ सेक्टर है सर, अस्पताल हैं। और सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में फौज भी आती है और पुलिस भी आती है, दाखिली सिक्योरिटी और खारजी सिक्योरिटी। सर समझ आ रहा है, पैसा वहां पर लगता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज में मैंने ये सारी बातें पढ़ ली, जल्दी से एक बार रीड करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स की बात के बाद अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम, अच्छा टैक्स का निजाम। उसके अंदर क्या खूबियां होती हैं सर जी, 4 खूबियां। खूबी नंबर 1 फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब होता है कि माली तौर पर काफी होना। फिस्कल एडिक्वेसी का क्या मतलब होता है, माली तौर पर काफी होना। माली तौर पर काफी होने का मतलब है कि आपके पास टैक्स के जरिए से इतना पैसा आ जाए कि आपको किसी से पैसा मांगना ना पड़े। अब कहते हैं टैक्स का निजाम ऐसा होना चाहिए कि अगर पैसा ज्यादा दरकार है तो टैक्स के कानून को इस तरह से तब्दील किया जाए कि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, और अगर खर्चे कम हैं, इखराजात कम हैं, तो आवाम को रिलीफ दे दी जाए और टैक्स का पैसा सुकड़ जाए। तो वो कहता है रेवेन्यू ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इतने होने चाहिए कि वो गवर्नमेंट के खर्चे पूरे कर लें और रेवेन्यू को फैलाया भी जा सके और सुकेड़ा भी जा सके इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। दूसरा आ गया इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। टैक्स इज लेविड मस्ट बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू टैक्स। पर इसने 3-4 बातें कही हैं इसमें। पहला, टैक्स क्लियर एंड प्लेन होना चाहिए। दूसरा, एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। तीसरा, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। चौथा, नॉट अनड्यूली बर्डनसम। क्लियर एंड प्लेन, ये तो आपने पहले एडम स्मिथ में भी पढ़ा है।
टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट कन्वीनियंट, ये भी एडम स्मिथ ने पढ़ा है। नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस, ये भी एडम स्मिथ में पढ़ा है। सिर्फ दूसरा पॉइंट नहीं है, वो कहता है टैक्स डिपार्टमेंट के लोग तादाद में भी काफ़ी होने चाहिए और काबिलियत में भी वेल ट्रेंड भी होने चाहिए कि वो निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकें। और चौथा है कंसिस्टेंसी एंड कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल। ओवरऑल मुल्क का जो गोल है वो इन लाइन होना चाहिए विद द गोल ऑफ टैक्सेशन। एक तरफ आपका वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि हमने आवाम पर बोझ कम करना है, दूसरी तरफ आपका FBI का चेयरमैन कह देता है कि जनाब अब हमने पेट्रोलियम पर 20 रुपये टैक्स बढ़ा देना है। इसका मतलब है ये आपस में कंपैटिबल नहीं है। वो कहते हैं कि टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होनी चाहिए इकोनॉमिक गोल्स और प्रोग्राम्स के साथ, विच परटेन्स टू बेसिक सर्विस इंटेंडेड फॉर द मैसेज। ये लाइन अक्सर बच्चे पूछते हैं, जिनका ताल्लुक बुनियादी सहूलियात से है जो आवाम मैसेज यानी आवाम के लिए। सर प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया, 4 पॉइंट्स थे, जल्दी से एक बार रीड करें फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टैक्सेशन लॉज ऑफ पाकिस्तान। यार ये मैं वो कल पढ़ाऊंगा, अलबत्ता आज आपको हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान पढ़ा देता हूं। हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। सर जी 1857 में यहां पर पहली बार जंग आज़ादी हुई थी। 1860 में ब्रिटिश एम्पायर ने पहली बार इनकम पर टैक्स लगाया था, लेकिन 1865 में क्या हुआ, रिपील हो गया, यानी मनसूख हो गया, खत्म हो गया। यार 1857 में जब ये सब हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर जंग आज़ादी लड़ी ना, तो गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई थी, पैसा बड़ा लग गया था। 1860 में उन्होंने कहा पैसा कहाँ से इकट्ठा किया जाए, टैक्स लगाओ। इससे पहले इंडो पाक में टैक्स नहीं था, 1860 में टैक्स लगा था। 1865 में वो टैक्स का कानून अच्छा नहीं था, वो रिपील हो गया, ख़त्म हो गया। फिर 1886 में जाके कानून लगा था, टैक्स का कानून बना था, जनरल इनकम टैक्स पे लगा था, सारों पे नहीं, सिर्फ ट्रेडर पे। उस वक़्त एम्प्लॉई पे टैक्स नहीं होता था, उस वक़्त मैन्युफैक्चरर पे टैक्स नहीं होता था, टैक्स के सिर्फ किस पे होता था, ट्रेडर पे होता था, और स्पेसिफिक सूबों पे होता था, पूरे इंडो पाक में भी नहीं होता था। 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आई, वहाँ पर 1917 में जाके उन्होंने एक सुपर टैक्स लगाया कि जो 50,000 से ऊपर जिसकी इनकम है उसके ऊपर, अब उस वक्त 50,000 एक बहुत बड़ी इनकम थी, 50,000 से ऊपर वाली इनकम पे या कंपनीज के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे। यार कंपनी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसे डिविडेंड कहते हैं, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती उसको रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है, उस पे टैक्स लगता है। 1918 में वॉर टाइम अमेंडमेंट्स आई, 1920 में 1917 वाला कानून तब्दील हुआ, 1922 में जाके कानून बना था। ये जो 1922 वाला कानून है ना, ये जो 1922 वाला कानून है ना, ये बड़ा कमाल कानून था। इसने 1886 प्लस 1917 प्लस 1918 प्लस 1920 इस सबको मर्ज करके एक बड़ा अच्छा प्यारा कानून बनाया। ये चलता रहा। 1947 में क्या हो गया, पाकिस्तान बना सर। 1947 में पाकिस्तान बना। 1979 में पाकिस्तान बनने के भी कितने साल बाद, 32 साल बाद पाकिस्तान में पहला कानून बना है। उससे पहले तक 1922 वाला कानून ही लागू था, लेकिन 1979 में ज़िया-उल हक के दौर में पहली बार इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना, और फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ के दौर में 1979 वाला ख़त्म होकर एक नया कानून बना,
और 2026 में आज तक वो परवेज मुशर्रफ के दौर वाला जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वही तरमीम के साथ चल रहा है। और मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें तरमीम कैसे होती है 2026। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है और उससे नेसेसरी अमेंडमेंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हो जाती है। असल बुनियादी ढांचा वही है लेकिन अमेंडमेंट हो जाती है। सर जी ये हमारी क्या चीज है, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, जल्दी से पढ़ लें। लो सर, यहां पर मैं अपना आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं। जितना पढ़ा रहा हूं साथ साथ तैयार करना। इंशाल्लाह कल मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट भी कराऊंगा, इसके पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक हो गया। और कल थर्सडे है, कल इंशाल्लाह हमारा ये वाला एरिया कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर आगे शुरू करेंगे। डन सर जी। ले सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।